तेल गैस सेक्टर और इसके शेयरों का आउटलुक कैसा है, इस बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए चलते हैं एक्सपर्ट के पास। और आज हमारे साथ मुंबई से मौजूद है चर्चा करने के लिए प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के डायरेक्टर रिसर्च अविनाश गोरक्षकर जी। अविनाश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मनी 9 पर। हाँ संदीप, थैंक यू। सर, आज हम तेल गैस सेक्टर की कंपनियों के पहली तिमाही के नतीजों का रिव्यू कर रहे हैं, जो अमूमन देखें तो मिले जुले ही रहे हैं। आईजीएल, एमजीएल, गुजरात गैस जैसी जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, उनके नतीजे अनुमान से बेहतर रहे, पर ओएनजीसी, आरआईएल, इन दोनों के नतीजे अनुमान से कमजोर रहे। और तेल मार्केटिंग कंपनियां जैसे आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, इनके नतीजे तो बहुत ही ज्यादा निराशाजनक रहे हैं। पहले अगर आप भी अपना व्यू शेयर करें कि तिमाही नतीजे कैसे रहे हैं पहली तिमाही के, फिर मैं आगे बढ़ता हूं बाकी सवालों की ओर। बिल्कुल, देखिए संदीप, अगर हम ऑयल एंड गैस सेक्टर की बात करें तो मुझे लग रहा है कि देखिए जो सिटी गैस कंपनीज है, जैसे कि गुजरात गैस है, इंद्रप्रस्थ गैस है, महानगर गैस है, इन कंपनीज में इस क्वार्टर में सबसे बड़ा चैलेंज नेचुरल गैस के कीमतों को लेके है। इनका इनपुट प्राइसेस नेचुरल गैस है जो ज्यादातर इंपोर्ट होता है, तो यहाँ पे 50 से 60% की कीमतें बढ़ी है, तो ऑब्वियसली मार्जिन में डेफिनेटली एक गिरावट देखने को मिली है। पूरा इम्पैक्ट जो नेचुरल गैस का है वो उन्होंने अभी भी कस्टमर्स को पास नहीं किया है, हालांकि कुछ प्राइस इंक्रीजेस जरूर हो चुके हैं। रही बात अपस्ट्रीम कंपनीज की, जैसे ओएनजीसी और रिलायंस की, तो इनके लिए डेफिनेटली थोड़ी बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि यहाँ पे ऑयल रिफाइनिंग मार्जिन के, जीआरएम मार्जिन के इतने ज्यादा इनको नुकसान नहीं हो चुका है। हालांकि ओवरऑल अगर वाई वाई कंपेरिजन करें तो अभी भी इंप्रूवमेंट के लिए काफी जगह है, लेकिन जो सबसे बड़ा स्पेस ऑयल एंड गैस में जो नुकसान वाला है वो ऑयल एंड गैस की मार्केटिंग कंपनीज है, जैसे कि बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी। यहाँ पे तो कंपनीज ने घाटा रिकॉर्ड किया है और हमको लग रहा है कि काफी इन्वेंट्री लॉसेस हो चुके हैं, आने वाले क्वार्टर में भी होने की अपेक्षा रहेगी। तो यहाँ पे डेफिनेटली सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ी और बिकवाली आपको देखने को मिले। ठीक है, तो ओएमसीज यानी कि आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, इनको इन्वेंट्री घाटा भी हो सकता है, और साथ ही साथ जो घाटा इनको पहली तिमाही में हुआ था हो सकता है कम हो जाए, लेकिन दूसरी तिमाही में वो जारी रह सकता है। तो उस लिहाज से ये जो ऑयल मार्केटिंग स्पेस है, आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, इनसे आप दूर रहें, ये शायद बेहतर रणनीति होगी, ऐसा हमें अविनाश सर बता रहे हैं। सर, तेल और गैस के ऊंचे रियलाइजेशन की मदद से सरकारी अपस्ट्रीम कंपनियों के मुनाफे में हमने देखा कि मजबूत ग्रोथ रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो नतीजे हैं बाजार के अनुमान से कमजोर हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत थी बाजार की, जिस तरह से तेल और गैस दोनों के दाम बढ़े हैं। आगे कैसी स्थिति नजर आ रही है, स्पेशली जिस तरह से तेल गिर रहा है लेकिन गैस के दाम लगातार चढ़ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल, देखिए मार्केट्स में एक्सपेक्टेशन थी कि अपस्ट्रीम कंपनीज काफी अच्छा मुनाफा रिकॉर्ड करेगी, लेकिन अभी ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि गैस के कीमतों पे हम सभी जानते हैं कि इनपुट प्राइसेस तो बढ़े हैं, लेकिन सेलिंग प्राइसेस जो ओएनजीसी बेचती है, दूसरी जो ऑयल कंपनीज बेचती है, वहां पे कोई बड़ा इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिला है। हालांकि इन कंपनीज के लिए अच्छी बात है कि अगर क्रूड प्राइस बढ़ता है तो इनके लिए डेफिनेटली इनका मुनाफा काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ेगा। अभी के माहौल में तो मुझे लग रहा है कि ओएनजीसी हो, ऑयल इंडिया हो, ये ऐसी कंपनीज है जो काफी वेल पोजिशनड है, क्योंकि क्रूड अभी भी 95-96 डॉलर के करीब है, और रुपया जिस प्रकार से कमजोर हो चुका है, ज्यादा नुकसान ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को होगा संदीप। हालांकि अपस्ट्रीम कंपनीज के लिए ये अच्छी बात है, क्योंकि ऑब्वियसली जो प्राइसेस इनको मिलते हैं वो ग्लोबली लिंक्ड होते हैं। चलिए, तो ये है पूरे सेक्टर के ऊपर नजरिया, लेकिन सर, गैस मार्केटिंग सेगमेंट के मजबूत मुनाफे से गैस ट्रांसपोर्टेशन के मुख्य कारोबार वाली गेल के बाकी सेगमेंट के कमजोर प्रदर्शन का असर खत्म हो गया, और नतीजे अगर हम तिमाही दर तिमाही देखें तो अनुमान से बेहतर ही रहे हैं, जिस तरह का बाजार का एक्सपेक्टेशन था। गैस को लेकर जो पूरी दुनिया में सिनेरियो बन रहा है, और 1 अक्टूबर से फिर से कीमतें ऊपर की ओर रिवाइज होंगी, या गैस कीमतों का फॉर्मूला ही रिव्यू किया जा रहा है सरकार की ओर से, ऐसे में गेल को लेकर आपकी क्या राय बन रही है सर? नहीं, बिल्कुल, गेल ने डेफिनेटली बहुत अच्छे नंबर्स Q1 के लिए भी रिकॉर्ड किए थे। करीबन 37,000 करोड़ के प्लस का कामकाजी रेवेन्यू था, 4,300 करोड़ का कामकाजी मुनाफा था, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स संदीप करीबन 81% बढ़ा वाई वाई बेसिस पे। तो डेफिनेटली जैसे आपने कहा कि कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहा, और गैस ट्रांसपोर्टेशन के लिए मुझे लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी काफी बड़ी है। गेल तो एक मार्केट मोनोपोली है, और हमारा मानना है कि अगले 1.5-2 सालों के लिए गैस की कीमतें भी अगर बढ़ती है तो डेफिनेटली ट्रांसमिशन कंपनीज को काफी फायदा होगा। कंपनी ने हाल ही में बोनस इशू दिया है, तो शेयर अभी एक्स बोनस चल रहा है, बट हमारा मानना है कि कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जैसे गेल और इवन जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां है, इनका प्राइसिंग पावर डेफिनेटली ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के मुकाबले में काफी सिग्निफिकेंट है। तो ये एक ऐसा स्पेस है जहां पे थोड़ा निवेश के लिए जगह बनती है, प्योरली फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ।
ठीक है, तो गेल और उसके साथ साथ जिस तरह से गैस का सिनेरियो और जिस तरह के मार्जिन की पिक्चर है उसको देखते हुए सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जैसे आईजीएल, एमजीएल, गुजरात गैस, इनमें भी निवेश का सिनेरियो बन रहा है, बशर्ते कि आप लंबी अवधि के लिए इनमें नजरिया बनाएं तो गैस ऐसा स्पेस में फिलहाल निवेश का काफी अच्छा मौका बन रहा है। अच्छा सर, पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव ना होने और बड़े फॉरेक्स घाटे से ओएमसीज यानी कि जो तेल मार्केटिंग कंपनियां हैं उनके जो बेस्ट एवर जीआरएम्स थे उसका भी जो असर है वो इस तिमाही में पूरी तरह से खत्म हो गया और कंपनियों को इस तिमाही में हमने देखा भारी भरकम घाटा हुआ था। तीनों कंपनी को मिला ले तो करीब करीब 18,000 करोड़ रुपए के आसपास का घाटा इन तीनों कंपनियों ने दर्ज किया है और अभी भी फ्यूल प्राइसेस तो नहीं बदल रहे हैं। हाँ, ब्रेंट क्रूड जरूर $95 के नीचे आया है जो राहत की बात है। तो प्राइस रिवीजन नहीं हो पाना कितना बड़ा कंसर्न है इस पूरे स्पेस के लिए और मार्केटिंग कंपनी की जहां तक बात है, और आउटलुक कैसा नजर आया ओएमसीज के लिए? नहीं, आउटलुक संदीप मेरे ख्याल से काफी चैलेंजिंग है, क्योंकि दो बातें इंपॉर्टेंट है। एक तो जैसे आपने कहा कि क्रूड की कीमतें इतनी गिरी नहीं है, दूसरा रुपया का जो डेप्रिसिएशन हो गया है वो भी बहुत चिंता की बात है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि देखिए क्रूड ऑयल जो होता है उसको इंपोर्ट किया जाता है, उसके बाद पेट्रो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। तो ये सारे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में प्रॉब्लम क्या है कि ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन तो ऑलरेडी प्रेशर में थे और अभी आगे भी रहेंगे। और दूसरी बात, गवर्नमेंट ने जो विंडफॉल टैक्स अनाउंस किया है वो विंडफॉल टैक्स ने उनका ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन और भी कम कर दिया है। तो मेरे ख्याल से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए शायद दिक्कतें एक दो क्वार्टर्स के लिए और जारी रहेगी, जब तक रुपया थोड़ा सा स्टेबल नहीं होता है, जब तक क्रूड की कीमतें $70-75 तक नहीं आती, क्योंकि उस समय हमको लग रहा है कि काफी अच्छी पोजीशन होगी। और फाइनली जो बात आपने कही कि प्राइसेस नहीं बढ़ाए, मेरे ख्याल से देखिए अगर प्राइसेस बढ़ाते हैं तो ही इन कंपनीज को फायदा होगा। पूरी तरह से जो भी क्रूड का प्राइस है, जो भी उनके कॉस्ट है वो पूरी तरह से अभी फुलफिल नहीं हो रहे, अंडर रिकवरी हो रही, तो ये भी डेफिनेटली चिंता की बात है। ठीक है, तो 1 से 2 तिमाही और चैलेंजिंग रह सकती हैं ऑयल मार्केटिंग स्पेस की जहां तक बात है। एक तो ये कीमतें नहीं बढ़ा पा रहे और दूसरा जिस तरह से रुपया कमजोर है, जब तक वहां पे मजबूती नहीं लौटती है तो इनके जो फॉरेक्स घाटे हैं वो कहीं ना कहीं जारी रह सकते हैं। तो उस लिहाज से 1 से 2 तिमाही तक इस पूरे स्पेस को आप अवॉइड कर सकते हैं। सर, हमने अपस्ट्रीम की बात कर ली, हमने डाउनस्ट्रीम यानी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनकी भी बात कर ली। तो कुल मिलाकर पूरे सेक्टर का जो आउटलुक है वो कैसा है और कोई निवेशक जो इस सेक्टर में एंट्री करना चाहता है और हाई से 30% तक का करेक्शन देख चुका है ज़्यादातर स्टॉक्स में, अगर आप देखिए ऑयल एंड गैस स्पेस के, तो क्या उसके लिए सही समय है खरीदारी करने का? आपके कोई लॉन्ग टर्म पिक्स इस सेक्टर से जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें? देखिए, मुझे लग रहा है कि अपस्ट्रीम कंपनीज हमको अभी भी पसंद है, जैसे कि ऑयल इंडिया है, ओएनजीसी है, लेकिन हमको लग रहा है कि गैस ट्रांसमिशन स्पेस में गेल और जो हमने अभी बातचीत की वो एक बहुत अच्छा विकल्प आने वाले 6 से 12 महीने के लिए हो सकता है। मेरे ख्याल से सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज भी शॉर्ट टर्म में अंडर परफॉर्म करेंगी, लेकिन ये एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि इन सारी कंपनीज में प्राइसिंग पावर बहुत है। इन्होंने लगातार अपने सीएनजी और पीएनजी की कीमतें बढ़ाई है और आगे आने वाले दिनों में भी बढ़ाएंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि ये कीमतें बढ़ाने के कारण थोड़ा बहुत डिमांड में इंपैक्ट हो, लेकिन ये सारी कंपनीज कर्जा मुक्त है, कैश रिच है और ऑब्वियसली मोनोपोलीज है। तो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में भी अगर कोई चाहे लंबी अवधि के लिए तो कमजोर सिनारियो में ये थोड़ा एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज और गेल ये बहुत अच्छे विकल्प है अगर किसी को 8 to 12 मंथ्स का टाइम फ्रेम मिले। 8 से 12 महीने का नजरिया है, तो जिस तरह का प्राइसिंग पावर है गैस स्पेस की कंपनीज के लिए, खासतौर पे जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है आईजीएल, एमजीएल और गुजरात गैस, और उसके साथ साथ जो गैस ट्रांसमिशन ट्रांसपोर्टेशन के कारोबार वाली कंपनी गेल है, यहाँ पे भी आप लंबी अवधि के नजरिए से निवेश का जो नजरिया है वो बना के चल सकते हैं।